हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए उषा प्रियंवदा की लिखी हुई कहानी पिघलती हुई बर्फ। उषा प्रियंवदा जी हिंदी साहित्य की एक प्रमुख कहानीकार हैं जिन्होंने नई कहानी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रस्तुत है उनकी कहानी पिघलती हुई बर्फ। कौन रोया? कोई नहीं। कोई रोया था, कोई नहीं रोया। बीरू, बीरू, बीरू। इस तरह चीखते क्यों हो? बीरू अब कहाँ? बीरू कहाँ है? बीरू तो मर चुका। बीरू? बीरू नहीं है। बीरू 3 साल पहले मर चुका। मर गया? हाँ, याद नहीं है वो आंधी पानी वाली रात, बर्फ पर रक्त के दाग, लाल कीचड़। और सुधीरा? कहाँ हो सुधीरा? सामने आओ, तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ सुधीरा। अक्षय ने चौंक कर आंखें खोली। कुछ देर निश्चिंत लेटा रहा। कैसा विचित्र स्वप्न था। कमरे में अभी भी जैसे सुधीरा की आवाज़ घूम रही थी, पर यह बदरंगे वॉलपेपर वाला कमरा नहीं है। बाहर 3rd स्ट्रीट की ट्रैफिक भी नहीं। घर शुक्ला जी का है। बरामदे के उस पार शुक्ला जी का शयन कक्ष है, उनकी पत्नी और गुड्डी। नहीं, ये 3rd स्ट्रीट पर अक्षय का पुराना कमरा नहीं है। खिड़की खोलने पर कोने पर अभी अभी मूर्ति सुधीरा नहीं दिखाई देगी। फिर दरवाज़ा नहीं खुलेगा और हंसती उल्लसित सुधीरा आकर खड़ी नहीं होगी। कभी नहीं, अब कभी 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 नहीं। वहाँ वापस लौटने पर भी नहीं। 3rd स्ट्रीट के कमरे में खिड़की खोलकर खड़े रहने पर भी नहीं। पूरी जिंदगी खड़े रहने पर भी नहीं। पागलों की तरह सुधीरा का नाम पुकारते हुए सड़क पर भागने पर भी नहीं। कभी नहीं, अब कभी नहीं। अब सुबह होने वाली है। अक्षय उठकर चारपाई पर बैठ गया है। रात के प्रथम प्रहर में देखा गया स्वप्न अब धूमिल पड़ गया है। सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द है। हाथों से माथा थाम कर अक्षय याद करने की चेष्टा करता है। सुधीरा कमरे में आई थी, कुछ कह रही थी, शायद बीरू के बारे में। बीरू अब कहाँ? बीरू तो 3 साल हुए मर चुका। अक्षय बहुत देर उसी तरह हाथों में माथा थामे बैठा रहा। बाईं कनपटी पर एक नस दुखती रही। टू मच दिस बिजनेस ऑफ लिविंग। ये बोझ, ये थकान, अब और नहीं, और नहीं। सुधीरा, क्या अंत में तुम ही जीतोगी? क्या बीरू के बदले मुझे लेकर ही तुम्हारी आवाज़ चुप होगी? अक्षय ने बड़ी चेष्टा से अपने को इन विचारों से अलग किया। उसने चप्पलों में पैर डाले और उन्हें अनिच्छा से घसीटता हुआ उठा और कॉफ़ी परकोलेटर का प्लग लगा दिया। पुरानी आदत शीघ्र नहीं छूटती। भाभी मिसेस शुक्ला कॉफ़ी व पानी रात को ही रख जाती हैं। अक्षय उस छोटी सी खिड़की के किवाड़ के सहारे खड़ा होकर बाहर देखने लगा। रात फिर पानी बरसा था। इस समय हवा ठंडी है और रात में फूले हुए पुष्पों की सुगंध से बोझिल। कुछ देर में पूरी तरह उजाला होगा। एक नया दिन प्रारंभ होगा। अक्षय तैयार होकर शांत स्वस्थ चित्त कॉलेज जाएगा और पूरे दिन अपने को व्यस्त रखेगा। क्लास में पढ़ाएगा, हाजिरी लेगा, स्टाफ रूम में लौटकर कॉफ़ी पिएगा और शायद आज नई रात को अक्षय आत्महत्या कर ले और कल जगह जगह छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर उसके साथी विद्यार्थी उसकी मृत्यु पर खेद प्रकट करें। शायद छवि रोए। कॉफ़ी तैयार है। अक्षय मुड़कर कांच के ढक्कन में कॉफ़ी का रंग देखता है। अभी कुछ और गाढ़ी होने दो। ये सिर दर्द, ये नया दिन, अपने को ढकेल ढकेल कर काम करवाना और सबके सम्मुख संयत चेहरा प्रस्तुत करने का श्रम। उजाला होने के साथ ही मेहरी आती दिखाई देती है। वो अनाहार के कारण सूखी हुई, कड़े हाथों वाली, उसकी कसी हुई साड़ी घुटनों से ऊपर है और उन खुले हुए काले पैरों में कहीं कुछ सेंसुअस नहीं। उसके कुंडी खड़काने से पहले ही दरवाज़ा खुल जाता है। मेहरी के बाद दूध वाला, फिर गुड्डी का रोना। कमरे में ताज़ा कॉफ़ी की महक मंडराती है। गुल मेहंदी की पंखुड़ियाँ कीचड़ में गिरी हुई हैं। स्वप्न में कौन रोया था? बस करो सुधीरा, क्या एक पल चैन नहीं लेने दोगी? सुबह का नाश्ता, नहाई धोई भाभी टोस्ट सेक रही हैं। गुड्डी अपने चम्मच को बार बार प्लेट पर मार रही है। फिर वो अक्षय से पूछती है, चाचा जी मेरी तस्वीर लेंगे? हाँ गुड्डो, अगर धूप निकलेगी तो लेंगे। कौन सा मेक है कैमरा? शुक्ला जी ने पूछा। याशिका। थोड़ा सा मुस्कुराओ सुधीरा। अक्षय तुम कुछ पास आओ, बस अब ठीक। बीरू तस्वीर खींच रहा है। सुधीरा अक्षय की आंखों में देखकर धीरे धीरे दुष्टतापूर्वक हंसती है। बीरू अब नहीं है, कैमरा बीरू का है। अक्षय को याद आता है।
चाचा जी आज धूप निकलेगी? हाँ गुड्डू, मेरी तस्वीर लेंगे? एक बात कितनी बार पूछोगी गुड्डी, भाभी कहती हैं। चाचा जी को तंग नहीं करते रानी? गुड्डी की आंखें उजली हैं, उनमें काली पुतलियां हैं। पुतलियों में अक्षय ने अपना प्रतिबिंब देखा। अक्षय उस प्रतिबिंब को कुछ देर देखता है। हत्यारा। कभी धूप कभी वर्षा, एक हाथ में छाता और दूसरे में किताबें लिए अक्षय कीचड़ से बचता हुआ सड़क पर चल रहा है। इस समय भी मस्तिष्क शून्य है, आंखें दृष्टिहीन। सड़क, धब्बे, कीचड़, मटमैला आकाश, पास से गुजरते दो व्यक्तियों के कपड़ों से पसीने की भभक। एक यही जिंदगी, होंठ भिजे हुए, मस्तिष्क विचारहीन। एक धब्बा, दुनिया की लंबी सपाट सड़क पर केवल एक धब्बा। अक्षय आंखें कई बार झपका कर देखता है। नहीं अक्षय, ये गलत है। अक्षय ने अपने आप से बातें करने की आदत सीख ली थी। गलत है। प्रत्येक प्राणी को जीना है, अपने अंदर राग, द्वेष, दोष, अपराध, इनका बोझ लिए भी जीना है, औरों के आगे मुस्कुराना है। पर यह सांसें लेने का प्रोसेस कितना मुश्किल, कितना दुश्वार। अक्षय ने आसपास सड़क पर आने जाने वाले व्यक्तियों को देखा। क्या इनमें से हर कोई हर समय उसकी तरह अपने से द्वंद्व करता रहता है? क्या उसकी तरह कोई विक्षिप्त है जो कि एक शब्द के पास दूसरा शब्द रखकर पंक्तियां, पृष्ठ, पोथे न लिख पाने के कारण धीरे धीरे टूट कर बिखरता जा रहा है? धोखेबाज, कब तक अपने को धोखा दोगे? असली गांठ सुधीरा है। सुधीरा ही है वो बड़ा सा हिमखंड जो हृदय के स्थान पर आकर जम गया है। सुधीरा जो हॉन्ट करती है, जागते सोते। सुधीरा, मुझे निष्कृति दो, मुझे और मत टॉर्चर करो। अक्षय के लेखक प्रोफेसर ने कहा था, ये मेंटल ब्लॉक गहरे इमोशनल शॉक के कारण है। तुम वापस इंडिया लौट जाओ, वहां जाकर इस क्राइसिस से मुक्त हो पाओगे। आषाढ़ की वर्षा में भीगता हुआ अक्षय शुक्ला जी के घर पहुंचा। तुम, खबर नहीं थी? शुक्ला जी ने उत्साह भरी बाहों में उसे भींच लिया और भाभी हंसती हुई आंचल सिर पर खींचती बाहर निकल आई। हाय, कितने दुबले हो गए हैं, और लोग तो विदेश से खूब मोटे होके आते हैं। बीमार थे क्या? नहीं भाभी, अक्षय ने कहा। भाभी के उजले माथे पर दमकती लाल बिंदी, चेहरे पर असीम स्नेह और अश्रुप्रोज्वल आंखें। अक्षय को लगा जिस अतीत को पीछे छोड़ आया है उससे उबर कर फिर से जी सकेगा। यहाँ स्नेह और करुणा है, जल भरे मेघ और सुगंध बोझिल पवन, अपनी मिट्टी, अपना देश। शुक्ला जी ने ये नया घर उसकी अनुपस्थित में बनवा लिया था। मेहमान कमरे में अक्षय का सामान रख दिया गया और गुड्डी संदूक खुलने के लालच में आसपास चक्कर काटने लगी। अक्षय ने चलते चलते न्यूयॉर्क में गुड्डी के लिए गुड़िया और भाभी के लिए नायलॉन जॉर्जेट की 2 साड़ियाँ ले ली थीं। अपनी इस व्यवहारिकता पर उसे प्रसन्नता हुई। जब वो नहा धोकर बाहर आया तब तक भाभी ने तमाम चीज़ें बना ली थीं। सारे पकवान एक ही दिन में खिला देंगी क्या? उसने पूछा। भाभी मुस्कुरा दी। भाई तुम भी खूब हो, 2 साल में हमें एक चिट्ठी भी नहीं डाली, कुछ पता ही नहीं चला कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। शुक्ला जी ने कहा। एक जगह टिक कर बैठा ही नहीं, इधर से उधर भटकता रहा। 3 साल में तो पीएचडी कर सकते थे। हाँ कर तो सकता था, पर एकाएक मन उचट गया, अक्षय ने कहा। भाभी ने कहा, हम तो सोच रहे थे कि आप वहाँ से शादी करके लौटेंगे, पर आप तो जैसे अकेले गए थे वैसे ही वापस आ गए। क्या हुआ, उस लड़की का पति नहीं? अक्षय एकाएक कुछ कह न सका। फिर उसने सायास हंसते हुए कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। उसे अपने पर आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसा एक पल के लिए भी क्यों सोचा कि इंडिया लौटकर सब बदल जाएगा। मुझ में कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सुधीरा हॉन्ट करेगी। आओ सुधीरा, आओ। फिर अक्षय शुक्ला जी के साथ ही यूनिवर्सिटी गया। 3 साल बाद अचानक बिना पीएचडी की डिग्री लिए अक्षय के लौटने से सभी को आश्चर्य हुआ। कुछ एक ने फब्तियाँ कसीं, कुछ लोगों ने अक्षय के प्रथम उपन्यास पर बधाई दी। अब कुछ लिख रहे हो? नहीं। तुम्हारी पुस्तक की तो बहुत प्रशंसा हुई। आवाज़ें 3 साल पहले यही लोग थे, हंसी मजाक सलाह मशवरे के साथी थे। आज कोई नहीं, केवल अकेलापन, नितांत अकेलापन। अक्षय परिचित इमारतों के आसपास चक्कर लगाता है। जामुन के पेड़ की पत्तियों से ढेर सारी पानी की बूंदें उसके ऊपर आ गिरती हैं। चारों ओर बड़ी बड़ी घास उगी हुई है। यहाँ सीधी सपाट धरती है। ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच कैंपस की इमारतें नहीं, बर्फ नहीं, लेक का किनारा भी नहीं। 1 शताब्दी पहले खड़ी की गई इमारतें हैं। रंग बिरंगी साड़ियों के आंचल, वर्षा में भीग भीग कर काले पड़ गए पेड़ों के तने और हरे बांसों की लचीली फुनगियाँ।
अक्षय घर लौट आता है। गुड्डी अपनी नई गुड़िया से खेल रही है। भाभी रसोई में है। अंदर से उनके बर्तन खटकाने की आवाज़ आती है। और फिर धीरे धीरे पूरा दिन बीतता है। संध्या को कुछ लोग और मिलने आ जाते हैं। फिर वर्षा की रात का अंधियारा, फिर रात मेढकों का सम्मिलित स्वर, कभी कभी बादल गरजते हैं। कमरे की दीवारें सफ़ेद सूनी हैं। अक्षय चारपाई पर लेटकर नींद आने की प्रतीक्षा करता है। हर 15 मिनट पर घड़ी बजती है, पर नींद नहीं आती। सुबह कॉफ़ी, गुड्डी की लगातार बातें, फिर क्लास में जाने की तैयारी। क्लास में लेक्चर देते हुए अक्षय एक क्षण को रुका। इस समय जो पढ़ा रहा हूँ, क्या वो अत्यंत आवश्यक है? यदि मैं किताब बंद कर दूँ तो इन छात्रों के ज्ञान में कुछ कमी होगी। पर वो रुका नहीं, पढ़ाता रहा। क्लास के बाद लाइब्रेरी में चला गया। एक पुरानी अमेरिकी पत्रिका निकालकर अपनी पुस्तक का रिव्यू पढ़ा। केवल एक पुस्तक, केवल एक प्यार, और उसके बाद कुछ नहीं। अब कभी कुछ नहीं। न प्यार, न पुस्तक, न ब्रिलियंट छात्र, न अध्यापक। एक धब्बा, लाल कीचड़। दूसरी क्लास प्रारंभ होने में आधे घंटे की देर थी। अक्षय स्टाफ रूम में लौट आया। बातचीत के दायरे से अलग शुक्ला जी के पास बैठी एक युवती को देखकर हल्का सा चौंका, और फिर उसने छवि को पहचान लिया। इन्हें जानते हो अक्षय? शुक्ला जी ने पूछा। हाँ, कुछ साल पहले पढ़ा भी चुका हूँ, अक्षय ने कहा, और पाया कि अपने पहचाने जाने पर छवि थोड़ा सा विस्मित हुई है। उस शर्मीली आंखों वाली छात्रा और इस पूर्ण युवती में बहुत अंतर आ गया है। सुंदर वो तब भी नहीं थी, अब पतले लंबे चेहरे पर गांभीर्य की छाप है। अपने आप को स्वीकार कर लेने की शांति और सहजता। अक्षय को छवि से ईर्ष्या हुई। उसने छवि को और निकट से देखा। नहीं, छवि सुंदर नहीं। उसमें ना वाचालता है, ना किसी प्रकार की रेस्टलेसनेस। काले पाड़ की सफ़ेद साड़ी पहने हैं, सादे बाल हैं, पीछे जूड़ा, कोई प्रसाधन नहीं। उसे एकटक देखती है और हाथ में चाय का प्याला थामे है। लौटते समय शुक्ला जी छवि की बात करते रहे। तब तक अक्षय अनमना हो आया। उसे अब इधर उधर की चर्चा में रस नहीं आता। छवि है, छवि उपाध्याय, बस अक्षय को और नहीं सुनना। छवि है तो हुआ करे, पेड़ हैं, पत्तियां हैं, आकाश है। अक्षय ने अपने को समेट कर सिकोड़ कर जैसे एक दायरे में बंद कर लिया। शुक्ला जी कहते गए। छवि क्लास में प्रथम आई थी। उसकी नियुक्ति कराने में प्रोफेसर सागर को बड़ा विरोध सहना पड़ा। बड़े बड़े चर्चे हुए, पर पिछले 2 वर्षों में किसी को कहने का अवसर नहीं मिला। छवि बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है, छात्रों में भी उसका बड़ा सम्मान है। शुक्ला जी के चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने कहा, और भाई, विभाग में कोई लेडी रहे तो अच्छा रहता है। टोनिंग अप हो जाती है, लोग कायदे से रहते हैं और भद्दे हंसी मजाक नहीं करते। जब से छवि को टी क्लब का इंचार्ज बना दिया है, खूब बढ़िया चाय मिलती है, सब लोग ठीक समय पर चंदा दे देते हैं। कितना बोलते हैं शुक्ला जी, अक्षय ने सोचा और उनकी ओर से मुंह फेर लिया। दीवार पर सीलन का बड़ा सा धब्बा उभर आया। पानी ने गुलमेंदी के पेड़ों को बेदर्दी से तोड़ दिया और फूलों की लाल व बैंगनी पंखुड़ियां घास पर बिखर गईं। लगातार पानी की झड़ी ने अक्षय की नर्व्स को और भी झकझोर दिया। पिछले कई दिन से लगातार ट्रैंक्विलाइजर व स्लीपिंग पिल्स ले रहा था। अब पानी कुछ देर को रुका तो अक्षय बाहर के बरामदे में कुर्सी खींचकर जा बैठा। अंदर भाभी शायद अंगीठी जला रही थीं। कागज जलने की भीगी सी महक बरामदे में घूमने लगी। पाम के गमलों पर छत से लगातार बूंदें टपक रही थीं। अक्षय आंखें लगाकर पाम की पत्तियों पर बूंदों का गिरकर बिखरना देखता रहा। तभी छवि सामने आकर खड़ी हो गई। उस धुंधली मेघाच्छादित सांझ में उसकी साड़ी का चटक पीला रंग अक्षय के मन को अनायासी सुहाना लग उठा। छवि का चेहरा कोमल, उज्ज्वल लग रहा था। इस समय माथे पर कुमकुम की बड़ी सी बिंदी थी और पीछे जूड़े में कदम्ब का एक फूल। छवि एक पल को ठिठकी, फिर उसे नमस्कार करती हुई अंदर चली गई। अक्षय के नेत्र फिर इस प्रतीक्षा में छत की ओर उठ गए कि अगली बूंद कब टपकेगी। सामने सड़क धुली धुली चमक रही थी। कुछ देर में अंधेरा होने पर पानी भरे गड्ढों में कागज की नावें छोड़कर पड़ोसी बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे। अक्षय उठकर नीचे सड़क पर उतर आया। घरों में एक एक कर बत्तियां जल उठीं, हल्की मध्यम बत्तियां। अक्षय ने पैर से कागज के एक नाव को कुचल दिया और फिर दूसरी नाव को और फिर तीसरी नाव को भी। एक बच्चा जो अभी तक इन नावों को तैरा रहा था, घर जाते जाते रुक गया और स्थिर खड़ा होकर अक्षय को देखने लगा। अक्षय ने हंसना चाहा, पर वो बच्चा मुड़कर चला गया। अक्षय ने एकाएक पाया कि छवि लौटकर सड़क के किनारे किनारे चली जा रही है।
उसने अपनी साड़ी कीचड़ से बचने के लिए आगे से थोड़ी सी उठा ली है। इंटेलिजेंट मिस उपाध्याय। शुक्ला जी की बात याद कर अक्षय ने कुछ विद्रूपता से सोचा, पूर्ण युवती पर अकेली मिस उपाध्याय। ऐसा सोचने पर फिर उसे स्वयं अपने पर ग्लानि हो उठी। और अब रात है। अक्षय के आगे टाइपराइटर है और उसमें लगा सादा कोरा पेज। अक्षय कुछ लिखने की चेष्टा कर रहा है। देर तक निश्चल बैठे रहने के बाद उसकी उंगलियां बार बार टाइपराइटर पर लिखती हैं, सुधीरा सुधीरा सुधीरा। अक्षय ने लंबी सांस छोड़ी, कुर्सी से पीछे टिककर बैठ गया और उसकी उंगलियों ने आंखों को ढक लिया। अब रात है, कहीं कोई शब्द नहीं। अब वो अपने हृदय की इस गांठ को खोलकर सुधीरा के बारे में सोचेगा। सबसे पहले सुधीरा की हंसी, फिर उसकी वाचालता, फिर उसकी सहज निश्चलता। मुझे कुछ और बताओ अक्षय, मुझे अपने साथ ले चलोगे ना? मैं बाबा के घर भी जाऊंगी। मुझे बचपन में उन्होंने अपने घर का पता याद करवा दिया था। सुधीरा तोते की तरह दोहराती है। राम खिलावन, पोस्ट ऑफिस मेहरपुर, जिला बस्ती। अक्षय हंसता है। वहाँ पर अब क्या पाओगी? तुम्हें कोई जानेगा भी नहीं। खंडहर तो होंगे। मैं वहाँ जाकर अपने बाबा का घर देखूंगी, उनका बाग बगीचा और नहर के पास के खेत। मेरा बचपन बाबा से भारत के बारे में तरह तरह की कहानियाँ सुनने में बीता। सुधीरा के बाबा छोटी उम्र में ट्रिनिडाड में बस गए थे। सुधीरा की माँ का नाम था कैलासी, पिता व्यापारी थे। अकेली बेटी को उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाया था। कई साल बाद लौटने पर सुधीरा ने पाया कि वो माँ कैलासी की भाषा भूल गई है। कैलासी ने हिंदी छोड़कर कुछ और बोलना नहीं सीखा था। अक्षय को ये सुनकर अजीब सा लगा। सुधीरा का चेहरा भारतीय था, रंग ढंग पाश्चात्य, कटे हुए बाल और नीचे गले का ब्लाउज, कमर को हल्का सा झटका देते हुए चलने का अंदाज। कभी कभी वो साड़ी भी पहनती थी, पर साड़ी पहनने पर उसकी अब भारतीयता और भी प्रखर हो जाती थी। अक्षय के साथ भारत जाने के उल्लेख से सुधीरा की आंखें दीप्त हो जाती थीं। कभी किसी छुट्टी में मेरे साथ ट्रिनिडाड चलना अक्षय, मदर तुमसे मिलकर बड़ी खुश होंगी। अक्षय को ट्रिनिडाड जाकर सुधीरा के परिवार से मिलने की जिज्ञासा बनी रही, लेकिन वो छुट्टी कभी नहीं आई। अक्षय की आंखों के आगे धब्बे तैरने लगते हैं और उन धब्बों में सुधीरा का चेहरा खो जाता है। पर सुधीरा की आंखें उसे हर ओर से ताकती हैं, उसका पीछा करती हैं। शून्य रिक्त आंखें जिनमें ना हंसी है ना शिकायत। खुली हुई वे आंखें अक्षय को ऐसे ताकती हैं जैसे उसका चेहरा अस्पताल की सूनी सफ़ेद दीवार हो। मेज पर चाय का खाली प्याला, कुछ बिना खुली चिट्ठियाँ, कुछ पत्रिकाएं, कुछ फूल। घंटा समाप्त होने में कुछ समय था और अक्षय स्टाफ रूम में अकेला था। उसने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लीं और पर्दे की आड़ी बेड़ी धारियों को देखने लगा। कॉरिडोर से कुछ लड़कियां हंसती हुई निकल गईं। अक्षय ने सुबह उठकर टाइपराइटर से कागज़ निकालकर मोड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। उस पर 3 बार सुधीरा का नाम लिखा था। नहीं सुधीरा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। नहीं सुधीरा, मैं अब कभी कुछ नहीं लिख पाऊंगा। नहीं सुधीरा, अब मैं नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ जिसे मैं स्वयं स्वीकार नहीं कर पाता। पर्दा हटाकर छवि अंदर आई। शायद वो सीधी घर से आ रही थी, तभी उसका प्रसाधनहीन मुख भी बड़ा ताज़ा लग रहा था। वो अक्षय को देखकर थोड़ा सा झिझकी, फिर पास आकर बैठ गई। लोगों से घिरे रहने में सुरक्षा की भावना होती है। निरर्थक बातचीत, आपस की आलोचना प्रत्यालोचना जैसे परतें बनकर विचार और भावनाओं को ढके रहती है। अक्षय ने सोचा, पर इस समय छवि सामने थी और अक्षय अपने चेहरे पर तुरंत एक मुस्कुराहट का खोल नहीं चढ़ा पाया। छवि उसे कुछ देर तक देखती रही, फिर बोली, आपको यहाँ सब कुछ बड़ा शैवी और ढीला ढाला लग रहा होगा। कुछ विशेष नहीं, अक्षय ने उत्तर दिया। आपको यहाँ के लोगों के बर्ताव से क्षुब्ध न होना चाहिए। यहाँ कोई किसी को बढ़ते नहीं देख सकता, सब एक दूसरे की जड़ काटने में जुटे रहते हैं। अक्षय छवि को देखता रह गया। अक्षय को संबोधित कर कुछ कहने का यह पहला अवसर था। ये शायद छवि ने भी महसूस किया। वो चुप हो गई। उस समय छवि के चेहरे पर जो भाव दौड़ गया, उसे देख अक्षय को लगा कि शर्मीली आंखों वाली वो छात्रा अभी भी खोई नहीं है। छवि कदाचित अक्षय को एकटक अपनी ओर देखता पाकर झेप गई। उस झेप को मिटाने के लिए वो उठ खड़ी हुई और बाहर बैठे चपरासी को 2 प्याले अच्छी चाय बनाकर लाने का आदेश देने लगी। फिर उसने मुड़कर कहा, मैं अभी तक आपकी पुस्तक नहीं पढ़ पाई हूँ। यहाँ ना बुक स्टोर में है ना लाइब्रेरी में। कुछ और लिख रहे हैं?
मेरे अमेरिकी प्रोफेसर का कहना है कि हर मनुष्य विदेशी भाषा में एक नॉवेल लिख सकता है और लोग उसे उसी कौतूहल से पढ़ते हैं जैसे कि लोग सर्कस देखने जाते हैं। छवि के चेहरे पर प्रश्न भरा भाव देख अक्षय ने मुस्कुराकर आगे जोड़ा, लेखक मैं नहीं हूँ छवि, वो एक पुस्तक फ्रीक समझ लो। फिर भी मैं पढ़ना चाहूँगी। मेरे पास कुछ प्रतियां पड़ी हैं, उनमें से एक ले लो। अक्षय ने उठकर अपना लॉकर खोला और एक प्रति निकालकर छवि के आगे मेज पर रख दी। छवि ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया और पुस्तक उठाकर पहला पृष्ठ खोला। उसकी आंखें कुछ समय तक एक पंक्ति पर टिकी रहीं। अक्षय जानता था कि छवि उस समर्पण को पढ़ रही है, सुधीरा को। फिर पृष्ठ पलट दिया गया। छवि ने पुस्तक बंद कर दी और कहा, इसे यहाँ पढ़ना नहीं प्रारंभ करूंगी, घर जाकर चैन से पढ़ूंगी। घंटा कुछ मिनट पहले बज चुका था। कुछ लोग एक साथ ही अंदर आए। छवि और अक्षय को पास बैठा देख कुछ मुस्कुराए, कुछ चुप रहे। शायद छवि ने यह जाना। वो पुस्तक पकड़े हुए उठ गई। कुछ दिन बाद अक्षय ने यह नोटिस किया कि छवि अपनी क्लास प्रारंभ होने से काफ़ी पहले आ जाती है। अक्षय उस समय खाली होता है। छवि आकर 2 प्याले चाय बनवाती है पहले, और फिर दोनों उस कृत्रिम सन्नाटे में बैठकर चाय पीते हैं। दोनों ही प्रायः चुप रहते हैं। पुस्तक पाने के बाद छवि ने उसका उल्लेख नहीं किया, ना अक्षय ने ही उसकी प्रतिक्रिया पूछी। अक्षय ने पाया कि छवि स्वयं जितना मौन रहती है, उसके नेत्र उतने ही मुखर हैं। अक्षय को लगा कि वो नेत्र उसमें कुछ वैशिष्ट्य पाते हैं, जैसे अक्षय को देखना उन्हें अच्छा लगता है। अचानक ही वो जगमगा उठते हैं और अनायास ही लजा जाते हैं। छवि शांत बैठी रहती है, उसके होंठ निस्पंद रहते हैं, पर वे नेत्र पुकार पुकार कर अक्षय को कुछ जताना चाहते हैं। ऐसे अवसरों पर अक्षय ने अपने को बहुत असहाय पाया और फिर उसने 2 क्लासों के बीच में स्टाफ रूम में जाना छोड़ दिया। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन छवि संध्या को शुक्ला जी के घर आई। भाभी ने चाय बनाकर अक्षय को बुलाया और तब छवि ने पुस्तक लौटाते हुए कहा, मैं साहित्य की छात्रा नहीं हूँ, पर आपकी पुस्तक ने मुझे बहुत विचलित किया। तुम्हारे इस रिमार्क को मैं प्रशंसा के रूप में ले लेता हूँ, पर ये लौटा क्यों रही हो? ये तो तुम्हारी प्रति है। सच? छवि की आंखें मधुर विस्मय से भर उठीं। अक्षय को उस समय गुड्डी और छवि की आयु में कोई अंतर नहीं लगा। वो निरुद्देश ही सोच उठा कि वो छवि को छोड़कर उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। छवि के अन्य भाई बहन हैं, कभी उसने उल्लेख नहीं किया, पर लाडली अकेली बेटी सा भी आचरण छवि का न था। इस समय सांझ के धुंधलके में भाभी के कमरे के आत्मीय वातावरण में बैठकर चाय पीते हुए अक्षय को अपनी उपस्थिति स्वयं असह्य और असंगत लगने लगी। उसने अपने इन विचारों को जकड़कर बांध दिया और वो छवि को देखने लगा। छवि कुछ उदास हो आई थी, कुछ खोसी गई थी। अरे, तुम दोनों तो एकदम चुप हो गए। भाभी ने उस लंबी चुप्पी को तोड़ा। ये वर्षा का सीजन ही ऐसा है, बहुत डिप्रेसिंग, अक्षय ने कहा। तो फिर यहाँ की लंबी खाली शामें, ना कुछ पीने को, ना दिल बहलाने को। अक्षय बाबू, आपके लिए दवा खोजनी पड़ेगी, कुछ रंगीन, कुछ चटपटी। अक्षय ने पाया भाभी की इस बात पर छवि के होंठ थोड़ा सा हिलकर रह गए हैं। फिर उसने अक्षय को देखा, पर अक्षय की तौलती सी दृष्टि अपने पर पाकर वो लजा गई। हाँ अक्षय बाबू, दवा खोजनी पड़ेगी। अगर साथ में मेरे लिए देवरानी ले आते तो मेरा सिर दर्द कम हो जाता। अब उसे खोजने में कितनी दिक्कत उठानी पड़ेगी मुझे, ये तो बताओ। मिसेस शुक्ला की इस बात पर न छवि ने कुछ कहा, न अक्षय ने। भाभी ने दोनों को बारी बारी से देखा, फिर चाय छानने लगी। उन दोनों के चेहरे 2 प्रेमियों के से नहीं थे, 2 मित्रों के भी नहीं। वे अपने अंतस्थल की गहराइयों में डूब गए थे। अक्षय के लिए भाभी, छवि, ये चाय पीने की क्रिया छाया मात्र रह गई और वो चाय का प्याला पकड़े बैठा रह गया। और चाय? भाभी ने पूछा। नहीं। प्याला रखकर अक्षय उठ खड़ा हुआ और उन दोनों से आज्ञा ले अपने कमरे में चला आया। उसने अपने रिकॉर्ड प्लेयर पर बेथोवेन की एक सिम्फनी का रिकॉर्ड लगा दिया और चारपाई पर आड़ा होकर लेट गया। अक्षय अपने साथ पाश्चात्य क्लासिकल संगीत के 40 रिकॉर्ड लाया था। रिकॉर्ड के कवर्स पर सुधीरा की हस्तलिपि में अपना नाम देखकर अभी भी आहत होने की क्षमता बाकी थी। वो लंबे दिन जो रिकॉर्डों के कैटलॉग देखते हुए काटे गए थे, जो शामें नए खरीदे हुए रिकॉर्ड सुनते हुए बीती थीं। 3rd स्ट्रीट के बदरंगे वॉलपेपर वाले कमरे में संगीत के स्वर गूंजते थे और अक्षय सुधीरा के मुख पर भाव विभोर एकटक ताकता था। कंसर्ट्स, ओपेरा, बैले, एकाएक अक्षय को सब अच्छा लगने लगा। कसी हुई काली ड्रेस और लंबी पतली हील वाले जूतों में सुधीरा बहुत आकर्षक लगती थी।
कभी कभी रात को फ़ोन बजता था। टाइपराइटर छोड़कर फ़ोन तक आने से पहले ही अक्षय सुधीरा के स्वर को सुनने की उत्कंठा से भर उठता था। अभी भी टाइप कर रहे हो? टाइप फॉर अ ब्रेक। पास के अपार्टमेंट में लिज बेथ पार्टी दे रही है। 6 बियर लेते आना, काफ़ी होंगी। रात के अंधेरे में पहाड़ी सड़कों की ऊंची नीची उतराइयों पर सावधानी से ड्राइव करता हुआ अक्षय तब सुधीरा के बारे में ही सोचता था। एक ऐसी पार्टी में उसका परिचय बीरू से हुआ। सुधीरा गिटार बजाकर जिप्सी गीत गा रही थी और बीरू अलग दीवार के सहारे उकताया सा खड़ा था। अक्षय ने जाना बीरू भी ट्रिनिडाद से आया भारतीय है। उसी शिक्षा सुधीरा के साथ ही इंग्लैंड में हुई और दोनों के परिवार एक दूसरे से परिचित हैं। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं कुछ दिन हुए ट्रिनिडाद से लौटा हूँ। क्रिसमस की छुट्टी पर घर गया था। सुधीरा के फादर ने आपका उल्लेख किया था, बीरू ने कहा। सुधीरा का गीत समाप्त होने पर दोनों ने तालियां बजाईं। वो गिटार रखकर उनके पास आ खड़ी हुई। तो तुम दोनों एक दूसरे से परिचित हो गए? अक्षय, बीरू और मेरी पुरानी पहचान है। सेंट जेम्स में हम लोग साथ ही बड़े हुए। देखो, मदर ने सोने की चूड़ियाँ भेजी हैं। वो अपने हाथ की चूड़ियाँ हिलाने लगी। सुधीरा को कोई प्यार कैसे न करे, अक्षय ने सोचा। बालिका और पूर्ण युवती, ऐसा सम्मिश्रण था उसमें। सुधीरा बीरू से मित्रों और आत्मीयों के बारे में पूछती रही और रह रह के चूड़ियाँ हिलाती रही। कुछ देर में बीरू ने जाने के लिए आज्ञा मांगी और टैक्सी का नंबर पूछा। तुम्हारी कार क्या हुई? सुधीरा ने पूछा। मैंने नई जर्मन कार का ऑर्डर दिया है। लाल कन्वर्टेबल कार मन किया। आने में कुछ समय लगेगा। मैं भी जाने का इरादा कर रहा हूँ। कहाँ रहते हैं आप? आपको घर तक पहुँचा दूंगा, अक्षय ने कहा। बीरू ने धन्यवाद देकर यह ऑफर स्वीकार कर लिया। तुम साथ आओगी सुधीरा? अक्षय ने पूछा। नया चैप्टर तुम्हें दिखाना चाहता था। अक्षय आजकल एक उपन्यास लिख रहा है, सुधीरा ने बीरू को बताया। कल आऊंगी अक्षय। पार्टी के बाद सफाई में सहायता करने का वचन दे चुकी हूँ। अक्षय को कुछ बुरा सा लगा और कदाचित इसीलिए वो बीरू के साथ होते हुए भी रास्ते भर चुप रहा। पर अगली दोपहर जब सुधीरा गुलाबी छपी हुई साड़ी पहने आकर द्वार पर खड़ी हो गई तो अक्षय पिछली रात की आहत पीड़ा भूल गया। सुधीरा अक्षय के लिए लंच तैयार करने लगी और अक्षय किचन में कुर्सी पर बैठकर अपना लिखा अध्याय पढ़कर सुनाने लगा। शाम को बीरू का फ़ोन आया। उसने रात्रि के भोजन के लिए सुधीरा व अक्षय को आमंत्रित किया। सुधीरा को कपड़े बदलने के लिए अक्षय घर वापस ले गया और भोजन के दौरान अक्षय ने एकाएक महसूस किया, बीरू अच्छा है, बीरू भला है, कम बोलता है और उसकी कंपनी बोरिंग नहीं है। सुधीरा रह रहकर हंसती थी और उसके बुंदे धीरे धीरे हिलते थे। जब कभी उसके शरीर का कोई अंग अक्षय से छू जाता तो वो उसके सामीप्य की गरमाई से अभिभूत हो उठता। सुधीरा मेरी है, पूर्ण रूप से मेरी। सुधीरा की दीप्त काली आंखों में भी अक्षय ने अपनी ही भावनाएं प्रतिबिंबित होते पाईं। फिर लंबे दिन। अक्षय दिन रात अपनी पुस्तक समाप्त करने में जुटा था। शब्दों के बाद शब्द गुथते चले जाते थे और उपन्यास के पात्र बड़े पुराने परिचित हर क्षण के साथी बन गए। सुधीरा इन दिनों अत्यंत धीर सहिष्णु हो गई थी। कभी कभी आकर अक्षय का कमरा ठीक कर जाती, कभी खाने के लिए कुछ लाकर किचन में रख जाती। सुधीरा को उपन्यास की समाप्ति पर अक्षय ने समर्पण लिखा था। एक नए उपन्यास की रूपरेखा जन्मने लगी थी। वो उपन्यास कभी नहीं लिखा गया। अक्षय बाबू, भाभी ने कमरे के बाहर से कहा। हाँ, अक्षय ने उत्तर दिया। बेथोवेन के सिम्फनी अंत पर थी और भाभी ने अंदर आकर कहा, हाय राम, मेरे तो कान फट गए। जाने तुम्हें क्या अच्छा लगता है इस संगीत में? अक्षय ने रिकॉर्ड प्लेयर बंद कर दिया। एक टेढ़ा काम तुम्हें संभालना है, भाभी ने कहा। क्यों, क्या बात है? हम लोग आज सिनेमा जाना चाहते हैं सेकंड शो में। ये तो सुनते ही मना कर देंगे, सो तुम्हें साथ चलना पड़ेगा। अक्षय एकाएक कुछ कह न सका, पर सेकंड शो में सिनेमा हॉल की भीड़ का सामना करने का विचार उसे प्रिय न लगा। हम लोग कौन? छवि और मैं। अक्षय को लगा कि उसके द्वार के बाहर भी कोई है जो अधीर प्रतीक्षा से उसके उत्तर को सुन रहा है। फिर भी उसने कहा, भाभी, हिंदी फिल्म तो मैं देखता नहीं। भाभी चुप रह गईं। अक्षय जैसे दीवार के पार की दो उत्सुक आंखों का म्लान हो जाना देख सका। उसने आगे कहा, पर तुम्हारी खातिर चला चलूँगा। भाभी प्रसन्न हो गईं। अक्षय जा रहा है ये सुनकर अनिमंत्रित शुक्ला जी भी जाने को तैयार हो गए। गुड्डी ने सिनेमा हॉल में शोर न मचाने का वचन दिया। भाभी ने व्यवस्था की
छवि को घर जाकर पिताजी से कहना है, इसलिए अक्षय उसे लेकर पहले चला जाए। शुक्ला जी भाभी को लेकर सीधे सिनेमा हॉल पहुंचेंगे। अक्षय ने छवि की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसकी ओर देखा, पर वो चुप रही। अक्षय तैयार होने के लिए कमरे में चला आया। सफ़ेद कमीज और हल्के ग्रे डेक्रॉन की पतलून पहनकर बालों में कंघा फेरते हुए उसने अपने को एक पल निश्चल खड़े होकर देखा। उसका चेहरा इस समय गंभीर था, आंखें गहरी और प्रच्छन्न। न चाहते हुए भी उसे वे लंबी सुनहरी पतझड़ की दोपहरें याद आ गईं जो उसने सुधीरा के साथ बिताई थीं। सुधीरा का शरीर भी उन दोपहरों की भांति उष्ण और स्वर्णिम था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अक्षय के चेहरे को छूती थीं और डूबते सूरज की रोशनी बदरंगे वॉलपेपर वाले कमरे में भर जाती थी। अक्षय का चेहरा तब शांत दिखता था। सुधीरा के जाने के बाद अक्षय टाइपराइटर खोलकर बैठ जाता था और उंगलियां उस पर तेजी से दौड़ती थीं। उसके मन में गहरी शांति रहती थी और अगली दोपहर के लिए सांस साध कर प्रतीक्षा। अक्षय को अपनी पुस्तक के जैकेट पर अपना चित्र याद आया, युवा, सेंसिटिव, गंभीर। इस समय दर्पण में प्रतिबिंब कहीं अधिक प्रौढ़ व उदास लग रहा था। अक्षय तैयार होकर बाहर आया और छवि चलने के लिए उठ खड़ी हुई। भाभी गुड्डी के बाल संवार रही थीं। उनसे विदा लेकर दोनों सड़क पर आ गए। अब अक्षय चुप था और छवि भी। वातावरण आरंभ करने को कोई भी उत्सुक न था। कहीं वो मौन उसकी नाराज़गी न लगे, ये सोचकर अक्षय ने कहा, आज शायद पानी न बरसे। मुझे वर्षा अच्छी लगती थी, पर इस बार न जाने क्यों ऊब गई हूँ, छवि ने कहा। पानी बरस भी तो लगातार रहा है, अक्षय ने कहा और फिर मुस्कुराने लगा। छवि के प्रश्न भरे नेत्र उसकी ओर उठे और प्रश्न होठों पर काँप कर रह गया। वो दूसरी ओर देखने लगी और ये छोटा सा पल अक्षय को बड़ा प्यारा लगा। छवि संकोचशील है, अपने इनहिबिशंस से बाहर निकलना चाहती है, पर उसकी चेष्टा में इतना बल नहीं है कि उन्हें लांघ सके। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और विचार आया, छवि मुझे लाइक करती है। उसने पास चलती छवि को देखा। लपेटी हुई साड़ी में भी उसका पूर्ण यौवन और उन रेखाओं की कमनीयता छिपी नहीं थी। अक्षय ने जाना कि उसकी त्वचा अत्यंत कोमल, स्निग्ध और उष्ण होगी। छवि का चेहरा लंबा था, आंखें शांत, पर होंठ अजंता के चित्रों की भांति भरे हुए थे। छवि सुंदर नहीं है, पर उसमें अपना एक विशिष्ट चार्म है, अक्षय ने सोचा। और कई वर्ष बाद एकाएक अक्षय ने अपने अंदर एक इच्छा को जागते पाया, एक उष्ण स्वर्णिम शरीर को बाहों में जकड़ने की तीव्र इच्छा। अक्षय को एकटक अपनी ओर देखते पाकर छवि ने ग्रीवा मोड़कर उसे देखा और मुस्कुरा दी। उन शांत और विश्वासपूर्ण आंखों के आगे अक्षय एक क्षण पहले के विचारों पर अत्यंत लज्जित हो आया, पर छवि की हल्की मुस्कुराहट वो सेतु थी जिसके सहारे वो उबर कर सुस्त हो सका। छवि एक 2 मंजिले मकान के आगे रुककर फाटक खोलने लगी। अक्षय उसके साथ अंदर आया। आप कुछ देर बैठेंगे? पिताजी इस समय पूजा घर में होंगे, मैं जल्दी ही आऊँगी, कहकर छवि क्षिप्र गति से अंदर चली गई। घर के अंदर जैसा सन्नाटा था, उससे अक्षय ने सहसा जाना कि पिता को छोड़कर छवि के परिवार में और कोई नहीं है। बैठक में बेत का एक सोफा व 3-4 कुर्सियां थीं, बीच में एक गोल मेज। दीवारें सफ़ेद और सूनी, कहीं एक भी चित्र नहीं। दरवाज़ों पर भूरे रंग के पर्दे थे, जिससे कमरा और भी उदास लग रहा था। छवि घर की सज्जा में रुचि क्यों नहीं लेती, अक्षय ने सोचा। यदि दीवार पर एक चित्र हो और मैचिंग पर्दे और एक स्टैंड लैंप, तो कमरा कहीं अधिक अच्छा लगे, पर शायद छवि का ध्यान इस ओर नहीं गया है। और तभी छवि आकर द्वार पर खड़ी हो गई। उसने इस बीच बाल संवार कर छपी हुई साड़ी पहन ली थी। एक हाथ किवाड़ पर टिकाए वो निश्चल खड़ी हो अक्षय को सीधी दृष्टि से ताकने लगी। मैंने नौकर को रिक्शा लाने के लिए भेजा है, तब तक आप कुछ पिएंगे? चाय, कॉफ़ी? नहीं छवि, धन्यवाद। छवि आकर एक कुर्सी पर बैठ गई और उसकी उंगलियां बटुए की डोरी से खेलने लगीं। इस साड़ी को मैंने तुम्हें पहले पहने नहीं देखा है, तुम्हें सूट करती है। छवि के चेहरे पर मंद मुस्कान की आभा झड़ने लगी। मिसेस शुक्ला ने ये साड़ी मुझे दी थी, मुझे अच्छी लगी थी। ओह, अक्षय ने जान लिया कि ये साड़ी उसी की लाई हुई है। वो हंसने लगा। अच्छा छवि, तुम्हें पेंटिंग्स में रुचि है? मैंने कभी उधर ध्यान नहीं दिया। मेरे पास कुछ पेंटिंग्स के प्रिंट हैं, अगर तुम चाहो तो एक ले सकती हो, अक्षय ने कहा। छवि की आंखें विस्मय से भर उठीं। फिर उसने सोचते हुए कहा, अच्छा, मैं किसी दिन आकर देखूंगी। बाहर रिक्शा रुका और छवि उठ खड़ी हुई। चलिए, रिक्शा आ गया। अक्षय को लगा
छवि उसके मौन और विरक्ति की आदी हो गई है, पर उसके द्वारा अपनी प्रशंसा सुन समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। रिक्शे पर छवि सिमट कर बैठ गई, जैसे उसने सहसा जाना कि रिक्शे जैसी सवारी पर बैठकर औपचारिकता निभाना संभव नहीं। सड़क के गड्ढों से हिचकोला खाकर जब अक्षय का शरीर उसे छू जाता तो कोने में सिमटने लगती। अक्षय उसकी हर चेष्टा को बारीकी से देख रहा था। उसे पहले हंसी आई, फिर पुरुष के अयाचित स्पर्श पर उसका लाजवंती सा सिमट जाना उसके मन को बड़ा प्यारा लगा। छवि, तुम्हें मालूम है कि भारतीय स्त्रियां विदेश में बहुत सुंदर मानी जाती हैं? अच्छा? छवि ने आश्चर्य में भरकर पूछा। हाँ, मेरे एक मित्र ने पूरी गर्मी दिल्ली में खुली बाहों को देखते हुए काटी थी। उसका कहना था कि तेहरान से लेकर टोक्यो तक की यात्रा में भारतीय स्त्रियां ही सुंदरता में अग्रिम थीं। और आपको पाश्चात्य युवतियाँ कैसी लगीं? छवि ने पूछा। जब तक पता नहीं था तब तक उनके सुनहरे बाल अच्छे लगते थे, पर कुछ महीने बाद मालूम हुआ कि प्रायः वो सुनहरा रंग हेयर ड्रेसर की कुशलता मात्र थी। छवि हंसने लगी। आपने वहाँ भारतीय फिल्में तो कम ही देखी होंगी? हाँ, मुश्किल से 2, पर यूरोपीय फिल्म बहुत देखता था, विशेषकर इटालियन और स्वीडिश। वहाँ बहुत ही डेयरिंग प्रयोग किए जा रहे हैं, जबकि हम अभी भी वही आंसू भरे गीत गा रहे हैं। बस, अब आप भी औरों की तरह बात करने लगे? अक्षय हंसने लगा। हमारी फिल्में अफ्रीका व मिडिल ईस्ट में बहुत पॉपुलर हैं। देखिए, आप आए हैं तो फिल्म को बहुत बुरा भला ना कहिएगा, नहीं तो मिसेस शुक्ला को अच्छा नहीं लगेगा। अक्षय ने छवि की उल्लसित तरल कोमल दृष्टि से अभिभूत होकर कहा। मैं वचन देता हूँ। और एक बार फिर छवि के काले चिकने बाल, रोली की बड़ी सी बिंदी और निस्पंद पंखुड़ियों से होंठ देखते हुए वो स्वयं अपनी कामना के तीव्र वेग से आशंकित हो उठा। शुक्ला जी वहाँ पहले ही पहुँच गए थे। रिक्शे वाले को पैसा देकर अक्षय उनके पास आ गया। गुड्डी गोल गोल आंखों से पोस्टर देख रही थी और भाभी छवि से बात करने में व्यस्त हो गई थी। अक्षय अपने पाइप में तंबाकू भरने लगा। छवि कभी कभी उसकी ओर देख लेती और उस दृष्टि में अब दूरी नहीं थी। पहले शो की समाप्ति पर अक्षय को छोड़ वो लोग अंदर गए। गुड्डी भाभी और छवि के बीच में बैठकर पोटैटो चिप्स खाने लगी। अक्षय पाइप बुझाकर जब तक अंदर आया तब तक न्यूज़ रील प्रारंभ हो चुकी थी। एक किनारे छवि के पास कुर्सी खाली थी। अक्षय उस पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने बाईं बाह से छवि का कंधा घेर लिया और छवि बिना प्रतिवाद किए उसकी ओर झुकाई। अक्षय काफ़ी रात गए घर लौटा। अंदर बरामदे में कुर्सी पर बैठी भाभी को देखकर चौंक गया। तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आई। सोचा कि गुड्डी की फ्रॉक में बटन टाक लूँ। मुझे छवि के फादर ने रोक लिया। अक्षय ने सहज स्वर में कहा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खाक इंटरेस्टिंग है, भाभी बोली। बीवी को कुढ़ा कुढ़ा कर मार डाला। बेटी जवान हो गई है, पर उसकी शादी की चिंता नहीं। शाम को पूजा घर से निकलते हैं और बोतल लेकर बैठ जाते हैं। बहुत आग्रह कर रहे थे पर मैंने मना कर दिया, कुछ बुरा सा मान गए। भाभी ने पूछा, पर वहाँ अमेरिका में तो पीते होगे तुम? पर यह अमेरिका तो नहीं है भाभी। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा कुछ पीना छवि को अच्छा ना लगे। भाभी ने हाथ रोक दिए। फ्रॉक को गोद में पड़ा रहने देकर उन्होंने कुछ हिचकते स्वर में पूछा, अक्षय बाबू, अच्छा तुम्हें छवि कैसी लगती है? अक्षय असमंजस में पड़कर चुप रह गया। उसे घर के बाहर निकलकर द्वार तक विदा देने आई छवि की मुख मुद्रा याद आई। एक बार काँप कर फिर अपनी बाहों में निश्चल हो जाना और उसके गीले कोमल अनछुए होंठ, और इसके साथ ही एक और प्रतीक्षाया, सुधीरा। भाभी ने उसके इस छोटे से मौन को लांघ कर कहा, सुंदर तो वो नहीं है, पर उसका शिष्ट भला स्वभाव तुमसे छिपा नहीं है। प्यार के लिए तरसती रहती है। बड़ा भाई शादी कर अलग हो गया है, कभी पूछता नहीं। अब तुम भी अब नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी बिताओ। साल पर साल निकलते जा रहे हैं। मुझे घर से निकालना चाहती हो भाभी? नहीं अक्षय बाबू, भाभी गंभीर हुआई। तुम जब से लौटे हो मुझे हर समय तुम्हारी चिंता लगी रहती है। तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हो। तुम्हारे अंदर जैसे कहीं कुछ बड़ी बेचैनी और तिलमिलाहट है। तुम घंटों कमरा बंद किए पड़े रहकर रिकॉर्ड सुना करते हो। कई कई दिन निकल जाते हैं और तुम मुंह नहीं खोलते। मैं चुपचाप देखती हूँ और मन में सोचती हूँ कि ऐसा क्या है जो तुम्हें साल रहा है। तुमने जब वहाँ से चिट्ठी लिखी कि एक लड़की से शादी करने वाले हो तो हम दोनों को बड़ी खुशी हुई, पर फिर कई साल बीत गए और तुमने एक पंक्ति भी नहीं लिखी। फिर एक दिन बिना सूचना दिए लौट आए। अक्षय के मन में दुख उमड़ने लगा। काश भाभी ने ये रात इन बातों को कुरेदने के लिए न चुनी होती।
कितने कितने समय के बाद आज अक्षय के मन पर गाढ़ा गाढ़ा जमा हुआ अकेलापन कुछ कम हुआ था, पर भाभी ने बिना जाने फिर अतीत के गहरे काले अंतहीन आवर्त में ढकेल दिया। क्या उससे कभी निष्कृति ना होगी? बरामदे में चारों ओर अंधेरा है, कहीं कोई शब्द नहीं। बरामदे में प्रकाश का एक दायरा है जिसमें भाभी बैठी हैं। उनकी गोद में गुड्डी की फ्रॉक पड़ी है। भाभी थकी सी हैं, पर उनकी आंखों में आत्मीयता है। अक्षय पास की कुर्सी पर बैठ गया और अंधेरे में कुछ खोजने लगा। फिर उसने मुड़कर धीर प्रतीक्षित भाभी को देखा। उस लड़की ने आखिरी समय पर अपना विचार बदल लिया। उसने कहा कि वो किसी और से विवाह करना चाहती है। उस दूसरे को वो बचपन से जानती थी। सांप की तरह से अंधेरा बल खाने लगता है। उस आघात का दर्द मिट चुका है, फिर भी अक्षय कुछ और न कह सका। और छवि? भाभी ने हल्के से पूछा। छवि मुझे अच्छी लगती है, शायद तुम ठीक कहती हो। अपने अंदर की उलझनों को भूलकर मुझे नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी बितानी चाहिए। शादी करके गृहस्थ बनूं और टेक्स्ट बुक लिखना प्रारंभ करूं। पर भाभी प्रसन्न होकर मुस्कुराती नहीं, जैसे उनके हर्ष में कोई दरार पड़ गई हो। अक्षय प्रिंट्स देखता है, पता नहीं छवि को कौन सा पसंद आएगा। फिर भी अगली शाम को वो 3-4 प्रिंट्स लेकर छवि के घर गया। दरवाज़ा छवि ने खोला और उसे देख वो जिस तरह लजा गई, उससे अक्षय ने जान लिया कि उसकी स्वीकृति भाभी ने छवि तक पहुंचा दी है। आइए, कहकर छवि ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। पिताजी अभी अभी पूजा पर बैठे हैं, कुछ समय लगेगा। तुम्हारे लिए प्रिंट्स लाया हूँ, अक्षय ने कहा। छवि ने बैठक की बिजली जला दी और अक्षय ने प्रिंट्स कुछ तिरछे कर सोफे के सहारे टिका दिए। कुछ दूर खड़े होकर उन्हें देखते हुए छवि ने कहा, मैं तो पेंटिंग्स के बारे में कुछ जानती नहीं, तुम्हें जो सबसे अच्छा लगे वो चुन लो। अंत में छवि ने ब्राग का जो सी स्केप चुना, उससे अक्षय को बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे इसमें ग्रे और नावों का ब्लू अच्छा लग रहा है, छवि ने कहा। अक्षय वहाँ अधिक देर तक न रुका। वो अन्य प्रिंट्स भी छवि के पास छोड़ आया। उसके अंदर फिर एक बेचैनी जाग उठी थी। फिर वर्षा बीत गई और नीले आकाश में सफ़ेद बादल तैरने लगे। इस बीच अक्षय छवि को बहुत कम देख पाया। वो अक्षय के सामने पड़ने से बचती सी मालूम होती थी। अक्षय ने अपने को कभी कभी उसके साथ बिताए जाने वाले भविष्य के बारे में सोचता पाया। तब छवि जानी पहचानी स्त्री लगने की जगह एक अनजान छाया मात्र रह जाती थी। छवि घर की देखभाल अच्छी तरह करेगी, इसमें अक्षय को संशय न था, पर अपने अंदर की जो उद्विग्नता है उसे छवि का साहचर्य कहाँ तक दूर कर पाएगा। पर तब तक अक्षय अपने को पूरी तरह कमिट कर चुका था और अब अपने निश्चय से पीछे हटकर छवि को आघात पहुंचाने का साहस उसमें न था। भाभी ने अपने को छोटे छोटे कामों में उलझा लिया था। विवाह की तारीख नवंबर में निकली थी। भाभी इस शुभ कार्य को टालना नहीं चाहती थी। शुक्ला जी ने दूसरी मंजिल बनवानी प्रारंभ कर दी थी और ऊपर का फ्लैट तैयार होने पर पहला ऑफर अक्षय को मिलेगा, ये बात उन्होंने साफ कर दी थी। कभी कभी वो अक्षय से राय ले लेते, अलमारी कहाँ बने, खिड़कियाँ कैसी हों। सारे दिन रात मजदूर खटखट किया करते और ईंटों का चूरा नीचे झरा करता। अक्षय के चारों ओर गतिविधि थी, पर वो इसके बीच अछूता खड़ा था। भाभी ने शादी की बात फैलाई नहीं थी, इसलिए इसकी चर्चा कहीं ना थी। अक्षय दिन में कॉलेज जाता और शाम को अकेले टहलते हुए बिता देता। प्रायः वो टहलता हुआ दूर निकल जाता और अपने शरीर को शिथिल छोड़ देता। उस समय वो सायास अपने मस्तिष्क में कोई विचार न उठने देता। उसकी आत्मविध्वंसक प्रवृत्ति कम होती जा रही थी, पर उसकी जगह जैसा शैथिल्य छा रहा था, वो अक्षय को स्वयं स्वस्थ न लगता। विवाह के 1 सप्ताह पहले अक्षय बेतरह उद्विग्न हो उठा। कई रात से सोया न था और हर सुबह बेहद थका हुआ उठता। इतने वर्षों से वो जो बोझ अपने ऊपर लिए घूम रहा था, वो असहनीय लगने लगा। अक्षय ने जाना कि जो कुछ अब तक स्वयं स्वीकार न कर पाया, छवि से कह देना है, सब कुछ, हर डिटेल, हर बात। फिर निर्णय छवि का होगा। उस शाम वो छवि के घर पहुंचा। उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि द्वार पर रंगीन बंधनवार लटक रही थी। घर के अंदर कुछ बातचीत, कुछ चहल पहल का शोर था। नौकर ने उसे पहचान कर सलाम किया और अक्षय ने छवि से मिलने की इच्छा प्रकट की। वो अंदर नहीं गया, बाहर खड़ा एक नींबू की पत्ती तोड़कर उंगलियों से मसलने लगा। कुछ देर में छवि बाहर आई। वो एक रंगीन पर सादा साड़ी पहने थी। उसका चेहरा शांत था और उसे देख अक्षय को बहुत बल मिला। तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा छवि, कैसी रहीं? ठीक हूँ, अंदर आकर बैठें, उसने कहा। कुछ दूर टहलने चल सकोगी, समय है? अक्षय ने पूछा।
उसने एक लघु पल को छवि को झिझकते पाया। फिर छवि ने कहा, मैं शॉल लेकर अभी आई। शॉल शायद बिल्कुल नई थी, उसकी तहों पर गहरी लकीरें पड़ी हुई थीं। छवि शॉल ओढ़कर बाहर निकल आई। उसका चेहरा संयत था, पर अक्षय को लगा कि जैसे वो कुछ घबरा उठी है। दोनों टहलते हुए कुछ दूर निकल आए। मौसम अब काफ़ी अच्छा हो गया है, अक्षय ने कहा। जी हाँ। फिर मौन। हवा में आने वाली सर्दी का संदेश था। छवि ने नीचे सरकती शॉल को कंधे पर संभाल लिया। सड़क अब दूर जाकर खेतों में खो गई थी। बरसाती नदी बिल्कुल सूखी थी और अक्षय लकड़ी के पुल की रेलिंग से टिककर खड़ा हो गया। छवि ने रुमाल से थोड़ी सी जगह झाड़ी और अक्षय की ओर मुख कर बैठ गई। अक्षय तुरंत कुछ कहने को उत्सुक न था और छवि की मुद्रा से लगा कि जैसे वो सारी रात, सारी जिंदगी अक्षय की बात सुनने की प्रतीक्षा में काटने को प्रस्तुत है। तब अक्षय को अपना ये आचरण बहुत नाटकीय लग उठा। भले घर से छवि को जिस प्रकार घसीट लाया है, उसे देख मेहमानों ने क्या सोचा होगा और लौटकर छवि क्या उत्तर देगी। अपने इस आचरण का मार्जन करते हुए अक्षय ने बहुत कोमल स्वर में पूछा, घर में कौन कौन आया है छवि? मुरादाबाद से बुआ बच्चों को लेकर आई हैं। भाई साहब 2 दिन बाद आएंगे। तुम प्रसन्न हो छवि? अक्षय ने छवि को अपनी ओर एकटक देखते पाया। ये कैसा प्रश्न है? फिर उसने पूछा, और आप? मैं स्वयं नहीं जानता छवि। कभी कभी बहुत घबरा उठता हूँ, पर तुम पास होती हो तो सारे संशय दूर हो जाते हैं। अक्षय ने अपने को कहते पाया और दूसरे क्षण अपने कथन की सत्यता ने स्वयं उसे झकझोर दिया। उसने झुककर छवि का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी उष्ण पसीजी हुई सी हथेली थामे हुए अक्षय को अपने पर आश्चर्य हुआ कि छवि जब हरदम इतनी निकट थी तब भी उसे संशय क्यों होता रहा। छवि का हाथ पकड़कर वो उस रात की स्मृति का सामना कर सकता था। उस शाम पहले वर्षा हुई थी और फिर ठंड पड़ने से हर जगह बर्फ जम गई थी। सड़क पर मोटरें फिसल रही थीं और ऐसी रात में बीरू अक्षय की कार मांगने आया था। अक्षय उसे मना करते करते रुक गया और चुपचाप कार की चाबी उसे दे दी। शायद बीरू को पता नहीं था कि सुधीरा ने सब कुछ अक्षय को बता दिया है, नहीं तो वो ऐसा सहज, स्वाभाविक, मैत्रीपूर्ण व्यवहार न करता। बीरू के जाने के बाद अक्षय ने तुरंत सुधीरा को फ़ोन किया और रेगुलेटर में एक ड्रिंक के लिए इनवाइट किया। सुधीरा ने कहा कि उसे हल्का सा कोल्ड है, उस रात वो कहीं नहीं जाएगी। अक्षय उसके बाद कमरे में न रुक सका। कोट पहनकर रेगुलेटर चला गया और बियर पीते हुए टेलीविज़न देखता रहा। रात के 2 बजे थे या 3, इसकी उसे सुध नहीं। जब सर्दी में वो घर लौटा तो कमरे में 2-3 मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे। अक्षय ने मस्तिष्क के कोहरे को भेद कर बात ग्रहण की। कार का एक्सीडेंट हो गया था। बीरू की तत्काल मृत्यु हो गई और सुधीरा बेतरह आहत हो गई थी। सुधीरा? उसके बाद प्रश्न उत्तर, संवेदना, मित्रों का उसके प्रति कोमल व्यवहार, सुधीरा की माँ कैलासी का सब कुछ भूलकर धीरे धीरे रोना। जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई सुधीरा। बोलती नहीं, सुनती नहीं, केवल खुली हुई सूनी रिक्त आँखें। फिर रात को चौंक कर जाग जाना और सुधीरा की चीख, कैलासी का धीरे धीरे रोना, बर्फ पर रक्त के दाग। चलो छवि, अब चलें, अंधेरा हो रहा है, उसने कहा। छवि उठ खड़ी हुई और दोनों पास पास चलते हुए लौट पड़े। रंगीन बंधनवार और नई ईंटों का चूड़ा। अक्षय जान रहा था कि वो छवि के साथ नई जिंदगी आरंभ कर सकेगा और कुछ अंश तक सफल भी होगा, पर एक पीड़ा उसकी अपनी है, बिल्कुल अपनी। और उस पीड़ा का स्रोत है ये बोध कि यदि वो चाहता तो बीरू को बचा सकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि कार के ब्रेक ठीक नहीं थे। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रेमवदा जी की लिखी हुई कहानी पिघलती हुई बर्फ। ये कहानी 60 के दशक में देश की शीर्ष साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करिएगा और हाइप भी करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हों या अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।